Good morning, friend. This is your friend Pankaj. Today I am going to start these short videos for a special or for a new topic, that is noun case. We will learn today usage of case and kinds of cases in English grammar, right? So let me discuss or let me write first definition of case. Case noun, right? I am writing definition here. The relation in which a noun stands to some other word or the change of form for the relation indicated. Change of form for the relation indicated is said to be case, right? So this is the definition by eminent grammarian, right? The relation in which a noun stands to some other word or the change of form for the relation indicated is said to be case, right? Now more simple definition we can just see. The relation of a noun or pronoun. The relation of a noun or pronoun shows with another word in a sentence is said to be case, right? So we have two definition here, right? And with the help of definition we can know the relation in which a noun or pronoun, means जब हम we don't need to mention pronoun always comes whenever we use noun, whenever we think or talk about a noun, automatically pronoun is hidden there, right? So अब हम यहाँ देखते हैं कि इस नाउन क्या करता है, कोई भी नाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ किस तरह का रिलेशन है, किसी भी नाउन का रिलेशन दूसरे वर्ड के साथ किस तरह का है, ये दिखाने के लिए, इस चीज को शो करने के लिए वो नाउन किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। ओके, ये नाउन किस जगह पे स्टैंड कर रहा है, नाउन किस जगह को लिए घेरा हुआ है, अपना जो है ऑक्युपाई किया हुआ है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ केस से ही समझ सकते हैं, राइट?
एक केस ही हमें जानकारी दे सकता है कि इस नाउन का पोजीशन क्या है सेंटेंस में, राइट। अब सिंपली यही है कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बतलाता है दूसरे वर्ड के साथ सेंटेंस में, राइट। दिस इज कॉल्ड केस, ओके। और केस के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत से डेफिनेशन होंगे, बहुत कुछ और जानना होगा तो मैं केस को समझ पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। केस सिर्फ और सिर्फ रिलेशन, इसका केस का रिलेशन क्या है, उस नाउन का रिलेशन क्या है दूसरे वर्ड के साथ और उसका क्या पोजीशन है, राइट। सो नाउ वी विल सी काइंड्स ऑफ nouns, right? There are mainly 5 kinds of nouns used in English grammar, right? So let me write first. Kinds of case, okay. काइंड्स ऑफ केसेस में क्या है, मेनली 5 हैं। क्या? सबसे पहले नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव। नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, और यू कैन से ओके वी कैन से फर्स्ट सेकेंड वोकेटिव। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव और वी कैन कॉल इट एक्यूजिटिव। ऑब्जेक्टिव और एक्यूजिटिव। डेटिव और लास्ट नंबर 5 जेनिटिव। वी कैन ऑल्सो कॉल इट possessive, right? These are 5 kinds of cases. और हम लोग अब 1 by 1 समझेंगे कि नॉमिनेटिव क्या होता है, वोकेटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, डेटिव क्या है और जेनिटिव क्या है, राइट। सबसे पहले हम समझेंगे नॉमिनेटिव केस क्या है। तो नॉमिनेटिव केस जो है, नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव भी लिखते हैं। नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव और एक्यूजिटिव को ऑब्जेक्टिव, राइट। तो नॉमिनेटिव ऐसे नाउन जिसका फंक्शन सब्जेक्ट के जगह पर हो, जिसका फंक्शन जो सब्जेक्ट की तरफ फंक्शन करता हो, जो सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता हो, ऐसे नाउन जिसका रिलेशन सब्जेक्ट से हो, जो सब्जेक्ट का फंक्शन करता है, सब्जेक्ट का कार्य करता है, राइट। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, राम किल्स एन एनिमल। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का जगह लिया हुआ राम है, राइट। राम का यूजेस वर्ब के पहले आया है और वर्ब का यूजेस सब्जेक्ट का यूजेस वर्ब के पहले होता है। ऑल सिचुएशन में नहीं, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है, उसमें से यू जो है अंडरस्टूड है, हिडन है, राइट। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होता है। तो मोर और लेस कह सकते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के पहले आता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन में
वर्ब के बाद भी आता है, राइट। राम किल्स एन एनिमल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे मेरा वर्ब किल है, और इस किल्स करने वाले को, इसके डूअर कौन है, किलिंग को करने वाला कौन है, राम है, सब्जेक्ट है। तो ये राम सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये राम सब्जेक्ट कहलाएगा। तो इसे हम नॉमिनेटिव केस में जानेंगे, राइट। अच्छा, इसमें से और विशेष बातें, वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं। द फैन इज मूविंग, द फैन इज मूविंग, इसमें वर्ब कौन है, वर्ब आपके इज मूविंग है। इस मूविंग से पहले क्या आया है, द फैन, और मूविंग का एक्शन कर कौन रहा है, द फैन कर रहा है, इसलिए द फैन यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा और मूविंग वर्ब हो जाएगा। अब हमने समझा कि सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट का प्लेस क्या है और सब्जेक्ट किसको कह सकते हैं। अब हम लोग और आसान तरीके से समझेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को पकड़ने का, समझने का सिंपल सा ट्रिक क्या हो सकता है। तो इसमें हम देखेंगे, अगर हमें सब्जेक्ट को जानना हो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है कौन, तो इसके लिए हमें वर्ब से पहले हमको क्या करना होगा, वर्ब से पहले, ये जो वर्ब है इस वर्ब से पहले, सॉरी आई एम राइटिंग हियर, वर्ब से पहले वर्ब से पहले हमें लिविंग थिंग के लिए हु का यूज करना होगा, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हमें व्हाट का यूज करना होगा। इस क्वेश्चंस के माध्यम से, इस हु और व्हाट के माध्यम से हम लोग सेंटेंस का सब्जेक्ट पकड़ सकते हैं, जान सकते हैं, राइट। तो हु किल्स एन एनिमल, फर्स्ट क्वेश्चन, हु किल्स एन एनिमल, हु को हमने रखा, फिर वर्ब किल को हमने रखा, हु किल्स एन एनिमल, इसका जवाब आया राम किल्स एन एनिमल। तो इसका जो रिप्लाई होगा, इसका जो रिप्लाई आएगा वो रिप्लाई नॉमिनेटिव केस में होगा, वो रिप्लाई नॉमिनेटिव केस में होगा, या फिर इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस में जानेंगे, इसको सब्जेक्ट के तौर पर जानेंगे। और रिप्लाई जो होगा वो सब्जेक्ट होगा और उसी को हम नॉमिनेटिव केस में जानेंगे, राइट। अगर वर्ब से क्वेश्चन हमने किया व्हाट का यूज करके, जैसे कि व्हाट इज मूविंग, तो इज मूविंग के पहले हम लोग व्हाट का यूज कर रहे हैं, फैन के जगह पर, उस नाउन के जगह पर। व्हाट इज मूविंग, इसका रिप्लाई आता है, इसका रिप्लाई आता है द फैन इज मूविंग। इट मीन्स ये फैन नॉमिनेटिव केस में है, ये सब्जेक्ट है। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्ट एक ही होता है, राइट। तो इस प्रकार से, इस ट्रिक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, राइट। अब हम लोग, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में नॉमिनेटिव केस अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे वोकेटिव केस क्या है, राइट। तो वोकेटिव केस, वोकेटिव केस, वोकेटिव केस कैसे समझेंगे। वोकेटिव केस को हम ऐसे नाउन जो एड्रेस करते हैं, एड्रेसिंग करने के लिए, इसे एड्रेसिंग करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे नाउन जिसको यूज हम एड्रेस के तौर पर करते हैं, वो हमें वोकेटिव केस कहलाता है। बुलाने के लिए, एड्रेसिंग फॉर कॉलिंग, फॉर कॉलिंग, कॉलिंग करने के लिए हम, जैसे कि कम हियर राम, कम हियर राम, ओके, कम हियर राम। तो मैं बुला रहा हूं, यहां किसको बुला रहा हूं, राम को बुला रहा हूं। तो ये नाउन राम एड्रेसिंग के लिए आया हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग इसे
वोकेटिव केस में जानेंगे, राइट। राम यहाँ पे वोकेटिव केस कहलाएगा। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, नॉमिनेटिव केस, वोकेटिव केस हमने समझ लिया। अब हम ऑब्जेक्टिव केस को समझेंगे, राइट। ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस या फिर एक्यूजेटिव केस। क्या ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस होता है? नंबर 3, ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे कि मैंने एक कलम को फेंका, थ्रो किया, तो मैंने थ्रो क्या किया? एक पेन को थ्रो किया, एक स्टोन को थ्रो किया, तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। और थ्रो किसने किया? थ्रो हमने किया, मैंने किया, मैं सब्जेक्ट कहलाता हूँ, राइट। तो आप ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस को जानने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझना होता है। इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को हम समझते हैं। सब्जेक्ट फर्स्ट आता है, बीच में प्रेडिकेट के रूप में वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ, ऑब्जेक्ट को ही हम लोग ऑब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, I write a letter। I write a letter। इस सेंटेंस में I हो गया सब्जेक्ट, write हो गया वर्ब और लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। ये लेटर जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम यहाँ इसे ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस कहेंगे, राइट। वन मोर एग्जाम्पल यू कैन से, she is standing on a chair on a table। तो इस सेंटेंस में हम ऑन का यूज देखते हैं। ये जो टेबल का यूज हुआ है वर्ब के बाद, ये ऑब्जेक्ट के लिए, एक्यूजेटिव केस के लिए, ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज हुआ, एक्यूजेटिव के लिए, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होकर के ये डायरेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑन ए टेबल, राइट। तो टेबल के पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज हुआ है, इसलिए हम इसे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कह सकते हैं। तो टेबल कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑन का, राइट। तो यह भी एक्यूजेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, राइट। तो जब भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, या फिर कभी प्रीपोजिशन के बाद रह सकता है। जैसे लेटर वाज रिटन बाय मी, और यू कैन से लेटर वाज रिटन बाय राम। तो राम जो आया हुआ है प्रीपोजिशन के बाद, बाय के बाद आया, इसलिए हम लोग इसे यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के तौर पर। अब हमें समझना होगा कि जैसे कि ये हमने ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस को समझा, और इसको ट्रिक से अगर हम समझेंगे, अगर हम इसे ट्रिक से समझेंगे, अगर हम इसे ट्रिक से समझेंगे तो हमें वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब से पहले हमें क्वेश्चन हुम लगा करके पूछना होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट का यूज करके हम सेंटेंस का ऑब्जेक्ट को जान सकते हैं। व्हाट आई राइट, व्हाट डू आई राइट, ठीक है। तो इसका आंसर हमें मिलता है ए लेटर। तो ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। अब इसी का ही रूप है डेटिव। डेटिव भी ऑब्जेक्ट का ही रूप है,
लेकिन इसको एक अलग से काइंड्स बना दिया गया डेटिव समझने के लिए। ये डेटिव का मतलब समझना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट के तौर पर हो, इनडायरेक्ट वे में हो, तो वह ऑब्जेक्ट डेटिव ऑब्जेक्ट डेटिव केस में होता है, राइट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। एज एग्जाम्पल, I know Simran. I know Simran. It means I subject और verb know हो गया और सिमरन जो हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। और ये किस प्रकार के ऑब्जेक्ट हुए? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स के रूप में यूज किया गया। आई नो सिमरन, राइट। और अदर एग्जाम्पल्स हम और बेटर समझ सकते हैं। आई सेंट सीता ए टॉय। आई सेंट सीता अ टॉय। इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए टॉय, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया लिविंग थिंग, लिविंग बीइंग सीता, राइट, जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे डेटिव केस में होना समझा जाएगा और ये टॉय एक्यूजेटिव केस में होना समझा जाएगा। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट एक सेंटेंस में एक इनडायरेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट रहेगा। वर्ब के बाद हमेशा वर्ब के जस्ट बाद इनडायरेक्ट का यूज करते हैं और इनडायरेक्ट के बाद यूज डायरेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई सेंट अ टॉय फॉर सीता। इस तरह भी हम सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए प्रीपोजिशन फॉर और टू का यूज करना होगा। टू या फिर फॉर, सेंटेंस के अनुसार टू या फिर फॉर का यूज करना होता है, राइट। तो आई होप ये हमने नॉमिनेटिव केस, जिसे सब्जेक्टिव केस कहते हैं, वोकेटिव केस कॉलिंग के लिए, एड्रेसिंग के लिए, दूसरा हमने एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस समझा, और फिर हमने चौथा केस डेटिव केस को समझा। तो डेटिव केस में ये ध्यान भी रखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डेटिव केस कहलाता है और ये डेटिव से डांस हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्ट जो डांस कर सकता है, एक समझने के लिए उसे हम डेटिव केस में समझते हैं। एंड द लास्ट वन जो हम लोग समझेंगे वो होगा जेनिटिव केस, या फिर जिसे हम लोग जेनिटिव केस नंबर 5, जेनिटिव या फिर पॉजिटिव केस कहते हैं। ये पॉजिटिव और जेनिटिव क्या शो करता है? ये शो करता है हमारा पोजीशन को दिखाएगा, पोजीशन को, रिलेशन को दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑथरशिप को दिखाएगा, राइट, ओरिजिन को दिखाएगा, राइट, एंड काइंड को दिखाएगा, ठीक है। इस प्रकार से पोजीशन, रिलेशन, ऑनरशिप, ऑथरशिप, ओरिजिन और काइंड्स को जो शो करे वह नाउन जेनिटिव में या फिर पॉजिटिव केस में रखते हैं, राइट। जैसे कि राम्स बुक, इसमें ये राम्स बुक, ये राम्स जो आया हुआ है ये किस लिए आया है? इस बुक का ऑनर को शो कर रहा है, इसका ऑनर है इस रूप में राम का किताब। तो राम का बुक को पोजेस करने वाला, बुक का ऑनर हो गया राम, तो ये कहलाएगा आपका पॉजिटिव केस में। फिर पॉजिटिव केस बनाने के तरह तरह के इम्पॉर्टेंट नियम हैं, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।